हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं क्लास 12th के रिवीजन सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमने देख लिया है। इस चैप्टर की शुरुआत जब हम करते हैं तो वह ओर्स्टेड के प्रयोगों से शुरुआत होती है इसकी। ओर्स्टेड के प्रयोग, इन प्रयोग में बेसिकली हुआ क्या था कि किसी भी एक वायर में जब करंट फ्लो होता है तब उसके पास में हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है और प्रयोगों के निष्कर्ष क्या रहे कि यदि दिशा बदली जाए तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। धारा का परिमाण अगर बढ़ा जाए तब भी जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो भी बढ़ा जाता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तब भी हमें डिफ्लेक्शन मिलता है और स्विच ऑफ करते हैं तब भी हमें वहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता है। यानी कि चुंबकीय सुई जो है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, विक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से एक धारणा की शुरुआत हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं धारा का। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर या गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमें अब चुंबकीय फील्ड की या फिर चुंबकीय क्षेत्र की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है इस चैप्टर से। यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब किसी भी तार में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो धारा है वो क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि जब आवेश चलते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है वो हमें यहाँ से मिलती है कि किसी भी आवेश जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और वह यदि v वेग से गतिशील है, देखिए गति के बिना चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। यदि वह v वेग से गतिशील है तो जब उस पर जितना बल लगता है वह बल वहाँ पर उस क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं q का मान 1 कूलम कर दूंगा और v का मान 1 मीटर प्रति सेकंड कर दूंगा तो जो बल लग रहा होगा उस पर, अधिकतम बल जो लग रहा होगा वो यहाँ पर उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि यह लंबवत जब आ रहा होता है तब। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी अलग अलग कंडीशंस है उनकी हम क्या करेंगे, अलग से बात करेंगे। और जो चुंबकीय बल लगता है, बल की भी जब मैं बात करूँ तो बल हो जाएगा Q V क्रॉस B होता है। ठीक है, ये बल हो गया यहाँ पे। और यह एक सदिश राशि होती है। इसके मात्रक की जब हम बात करें तो इसका मात्रक होता है टेस्ला, या फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मात्रक जो है वो है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और इसे हम कहते हैं टेस्ला। कैपिटल टी से हम इसे दर्शाते हैं। या फिर फ्लक्स के तौर पर जब हम बात करें तो ये हो गया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। हालांकि फ्लक्स की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मात्रक है कि एक टेस्ला जो है वो 10⁴ गाउस के बराबर होता है, और गाउस जो है वो इसका सीजीएस मात्रक कहलाता है। ठीक है, टेस्ला कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो उसकी दिशा के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं। पहला जो नियम है वो होता है स्नो वाला नियम। दूसरा जो नियम है वो है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और तीसरा है मैक्सवेल्स स्क्रू नियम, स्क्रू रूल। देखिए स्नो का जो रूल है वो क्या कहता है कि किसी तार में यदि धारा प्रवाहित हो रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो तार के ऊपर चुंबकीय सुई हो तो चुंबकीय सुई का विक्षेप उत्तरी ध्रुव का पश्चिम की ओर हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर इसके ऊपर सुई रखी हुई हो तब उसमें जो विक्षेप है वो किस में रहेगा, पश्चिम दिशा में विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है। फिर अगर दूसरा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या कहता है कि यदि इस दिशा में तार बह रही है तो उस दिशा में हम अंगूठा रखेंगे, धारा
धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे और जिस दिशा में उंगलियां मुड़ रही है, जैसे यहाँ से अगर अंगूठा रखेंगे तो उंगलियां इस दिशा में मुड़ जाएगी, तो वो जो उंगलियों का जो मोड़ है वो क्या बताएगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। बेसिकली वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार मौजूद रहता है। तो इनकी अगर दिशा, धारा यहाँ बहेगी तो इनकी दिशा इस प्रकार हो जाएगी, और जब विपरीत दिशा होगी तब इनकी दिशा भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। या फिर तीसरा जो है मैक्सवेल स्क्रू वाला नियम, स्क्रू वाला रूल क्या कहता है कि जिस प्रकार हम स्क्रू को, देखिए अब अगर मैं इसको स्क्रू को यहाँ ऐसे घुमाऊंगा तो ये कसेगा, यानी कि अंदर की ओर जाएगा, तो ये होगी इसकी धारा दिशा। और अगर मैं विपरीत दिशा में घुमाऊंगा इसको तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये तीनों जो नियम है वो हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या हो यदि, जैसे कि हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगता है, ठीक वैसे ही अगर चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही तार रख दिया जाए, क्योंकि अगर उस तार में धारा नहीं बहेगी तब तक उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही तार रखा है तो उस पर बल कितना लग जाएगा, उस पर लगने वाला बल होगा F = I, उसके अंदर बहने वाली धारा, L उसका लंबाई, क्रॉस कितना हो जाएगा B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहाँ से हमें F का मान मिल जाता है। परिमाण की जब बात करें तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, IBL इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब स्थिति यहाँ पे कितनी होती है, थीटा बराबर 0 के लिए, तब इसका बल का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, देखिए थीटा 0 होने का मतलब है कि अगर यह चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, इसके अंदर अगर एक छड़ी इस प्रकार रखी हुई है धारावाही तार, तो इसका कोण कितना है, इसके साथ 0 है, तब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगेगा। और अगर वह दूसरी कंडीशन जो है वो है कि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, IBL हो जाएगा। तो मैक्सिमम इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यदि इस प्रकार वो रखा हुआ हो छड़ को, अगर हम ऐसे लंबवत रख देते हैं तब। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो वायर है उस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा अगर हम ज्ञात करेंगे तो वायर पर, तार पर लगने वाले बल की दिशा, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास दो नियम होते हैं। पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा फोर्स की ओर रखते हैं, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तब जो मिडिल फिंगर है वो हमें धारा को दर्शाती है। यानी अगर हम दो उंगलियों को B और I की दिशा में रखते हैं तो जो अंगूठा है वो हमें किसकी दिशा देता है, बल की दिशा देता है। दूसरा जो नियम है वो है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, यानी कि राइट हैंड पाम रूल ये कहता है। इस रूल के अनुसार यदि हम उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तथा अंगूठे को अगर हम धारा की दिशा में रखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे हो गया B और ये हो गया I, तो जो बल है, जो हथेली है, जो जिस दिशा में खुलेगी वो हमें किसकी दिशा दर्शाएगी, बल की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पे मेन जो बात है वो ध्यान रखने की ये है कि बल, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा तीनों ही आपस में क्या रहती है, लंबवत रहते हैं, यानी कि यह त्रिविमीय रूप में रहते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, हमेशा लंबवत रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने वायर रख दिया, उस पर लगने वाले बल की भी हमने बात कर ली। क्या हो यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश जो है वो प्रवेश करे, यानी गति में रहे, तो देखिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश आएगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE लग जाएगा, प्लस उसमें उसकी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा, QV क्रॉस B।
इस टोटल बल को हम कहते हैं लोरेंज बल। ये बल क्या कहलाता है? लोरेंज बल कहलाता है। ठीक है। अब अगर जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र नहीं है, तब इसका मान कितना हो जाएगा? 0, और F बराबर क्या रह जाएगा? Q V क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके परिमाण की, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q V B साइन थीटा हो जाएगा। अब हमने इनकी बात कर ली थी कि जब थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री हो, तब F का मान क्या होगा? 0, और थीटा का मान जब 90 डिग्री हो, तब बल का मान कितना हो जाएगा? Q V B हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें कि यह इसका मान थीटा तथा 0 तथा 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा हो, तब देखिए कि अगर लंबवत वो प्रवेश करता है, तब तो क्या होगा कि उस पर अधिकतम बल लग रहा होगा। अगर वो किसी थीटा पे आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ अलग बल का मान रहेगा। ठीक है। तो हम इनकी कंडीशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखता हूँ कि जब वह लंबवत गतिशील हो, लंबवत गति करे, तब क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है। तो देखिए इस पृष्ठ के अंदर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है, तो मैं तो या तो क्रॉस से दर्शाऊंगा या फिर डॉट से दर्शा सकते हैं। क्रॉस का मतलब है कि इस लंबवत पृष्ठ के अंदर की ओर क्या जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। और अगर डॉट होता है तो यानी कि बाहर की ओर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आवेश जो है, क्यू आवेश है, वो प्रवेश कर रहा है क्षेत्र के लंबवत। क्षेत्र के लंबवत जब प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा? क्यू वी और बी, यानी इसका परिमाण का मान कितना है? बी है यहाँ पे, और ये वी वेग से प्रवेश कर रहा है, तो इस पर इतना बल लग जाएगा। अब चूंकि देखिए कि जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगा तो इसके बल की दिशा यहाँ पे अगर हम उंगलियों को रखें और इसकी तरफ अंगूठा रखें, तो हथेली जो है वो इस तरफ आ जाएगी, तो अंदर की ओर इस पे क्या लगेगा? बल। तो ये जैसे आएगा तो अंदर की तरफ बल लगेगा, यानी ये मुड़ेगा और मुड़ते हुए यहाँ आएगा, तब इस पे नीचे की ओर बल लगेगा, फिर यहाँ से आएगा तब इस पे अंदर की ओर बल लगेगा, यानी यह एक वर्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। तो मेन ध्यान बात रखनी है कि पथ कैसा होगा? वर्ताकार पथ होगा जब वह लंबवत प्रवेश करे। ठीक है। अब वर्ताकार पथ में कुछ टर्म्स होते हैं। तो पहली तो है इसकी त्रिज्या, कि यह कितनी त्रिज्या में घूमेगा। यहाँ से जो अब अगर हम देखें इसकी त्रिज्या, तो आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा? एम वी अपॉन क्यू बी। और इन सब का मान कहाँ से आएगा? हमें पता है कि अभिकेंद्री बल एम वी स्क्वायर बटा आर जो है वो इस बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन सभी के मान ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या का मान आ गया। दूसरा है आवेशित कण का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगा। आवृत्ति अगर पूछी जाए इसकी, कि भाई किस आवृत्ति से ये कोणीय आवृत्ति अगर मैं बोल दूँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा? क्यू बी अपॉन एम हो जाएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए आवर्तकाल, तो आवर्तकाल हम जानते हैं कि 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, यानी ये हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी हो गया। ठीक है। और फिर अगर रेखीय आवृत्ति पूछ ली जाए, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर होता है 1 अपॉन टी, यानी इसका मान हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है। और अगर हमसे इसकी ऊर्जा पूछ ली जाए, तो देखिए जितने भी मान हैं वो हमें सारे के सारे क्या करने हैं? यहाँ पे याद रखने हैं। ऊर्जा अगर पूछ ली जाए, तो देखिए ऊर्जा कण कैसा है? गतिशील है, तो ऊर्जा कौन सी होगी इसके पास? गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि ई का मान कितना हो गया? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे संचित क्या होगी? ऊर्जा का भी मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये हो गया जब वह लंबवत प्रवेश करे। सेकंड अगर हम बात करें, जब वह लंबवत ना आए और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री के बीच हो, यानी कि वह लंबवत प्रवेश नहीं कर रहा है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें ध्यान रखना है कि जो वेग है, वेग के दो घटक होंगे। पहला जो घटक है वो कौन सा घटक होगा? वेग का लंबवत घटक। और दूसरा जो घटक है वो कौन सा होगा? वेग का समांतर घटक। लंबवत जो घटक है वो उसे वर्ताकार पथ में घुमाने की कोशिश करेगा, वर्ताकार। और जो समांतर है वो उसे सीधे पथ में लेकर जाना चाहेगा। और वर्ताकार और सीधा पथ दोनों मिलकर बनाते हैं सर्पिलाकार पथ, सर्पिलाकार यानी हेलिकल पाथ।
अब देखिए इसका पथ किस प्रकार होगा कि ये कुछ इस प्रकार आगे गति करता रहेगा, यानी कि यहाँ से एक तो घटक है जो इसे घुमा रहा होगा और एक घटक इसे आगे की ओर खींच रहा होगा। तो इसका जो लंबवत घटक है उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लंबवत घटक उसका मान होगा v sin थीटा और समांतर घटक होगा इसका v cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो r का मान कितना होगा mv sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा qb, क्योंकि सिर्फ यही वेग है जो इसे घुमा रहा होगा। आवर्तकाल का मान कितना हो जाएगा 2πm अपॉन qb और कोणीय आवर्ती का मान कितना हो जाएगा qb अपॉन m। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक नई टर्म मिलती है, तो ये सभी तो बात होगी इनकी। एक नई टर्म मिलती है जिसे हम कहते हैं पिच अंतराल, यानी इन चूड़ियों के बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं पिच अंतराल। तो देखिए पिच अंतराल का मापन जो है वो यहाँ से चलने वाली चाल तथा कितने समय इसमें लगेगा। देखिए एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उतना ही ये आगे बढ़ रहा होगा, तो समय हमें मिल जाएगा जो कि इसका क्या है आवर्तकाल है, एक आवर्तकाल घूमने में। तो पिच है चूड़ी अंतराल का जो मान है वो कितना हो जाएगा कि यहाँ से आगे बढ़ने वाला वेग जो कि समांतर घटक है इंटू कितना हो जाएगा उसका आवर्तकाल, यानी कि 2πmv cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा qb, इसका मान हो जाएगा चूड़ी अंतराल के लिए। यहाँ पे हम इतने इसके बातें कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो सावर्ट नियम की। नेक्स्ट है बायो सावर्ट नियम। तो बायो सावर्ट नियम क्या है, बेसिकली किसी भी एक अल्फांश के कारण किसी भी बिंदु r दूरी पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, किसी भी अल्फांश के कारण। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि यह जो मान है वो किन बातों पर निर्भर करता है कि जो dB का मान है वो पहले तो निर्भर करेगा धारा पे तथा इसके साथ उस अल्फांश पे और वहाँ से कोण पर, यानी कि उसके विन्यास पर भी कि किस दिशा में कितने कोण पर रखा हुआ है, तथा दूरी के ये वर्ग के क्या रहता है व्युत्क्रमानुपाती रहता है। यदि हम इन समीकरणों को सभी को एक साथ रख देते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समानुपाती रहेगी किन किन बातों के, I के dl जो कि यहाँ पे हल्का सा अल्फांश लिया गया है, इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी r है और यह यहाँ से इसके तार से जो कोण बना रहा है वो थीटा है। तार के विन्यास के साथ कितनी दूरी पे, यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सभी बिंदु यहाँ पे आ जाते हैं। तो आइडियल साइन थीटा हो गया यहाँ पे मान अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखिए जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है और उस कांस्टेंट का मान आता है म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका मान हो जाता है। ये किसी भी अल्फांश के कारण इसका मान है। अगर हमें पूरे तार के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे और ये हो गया म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर। ये पूरे किसी भी l लंबाई के तार के लिए हम क्या कर देंगे, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए प्राप्त जो है म्यू नोट, ये म्यू नोट क्या है, म्यू नोट कहलाती है निर्वात की चुंबकशीलता, और जो कांस्टेंट है म्यू नोट अपॉन 4π इसका पूरे का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, है ना। यहाँ से इसका मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर या फिर टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पीयर, यानी कि म्यू नोट का मान अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो इसका मान हो गया 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर। यहाँ से हमें निर्भरता मिल जाती है। इस निर्भरता में एक चीज़ और जुड़ जाती है और वो है माध्यम, यानी यह माध्यम पर भी क्या करता है निर्भर करता है। फिर इसके सदिश रूप की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो डी वी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होगी म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका मान इस तल के लंबवत मिलेगा तो n कैप आएगा, यहाँ पे r कैप नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे एक वायर है तो इसके चारों ओर हमें इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा।
तो इसका जो मान है वो तल के लंबवत रहता है। तल के लंबवत अंदर की ओर हम क्रॉस से दर्शाते हैं, तल के लंबवत बाहर की ओर को हम क्या से दर्शाते हैं, डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम इसके थीटा की अलग अलग कंडीशंस देखें तो फर्स्ट स्थिति जो है, अगर थीटा का मान 0 हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, तब जो बी का मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी वायर के लिए जो ये बिंदु है यहाँ से और या फिर ये यहाँ वाले बिंदु, इन सभी बिंदुओं पर इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और जो लंबवत बिंदु है उन सभी बिंदुओं पर जो मान है वो कितना जाएगा, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तब डी बी का मान कितना रहेगा, μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। और अगर कंप्लीट चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, दोनों ही कंडीशंस के लिए इसका मान मिल जाता है। फिर जैसे कि हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता देखी थी, वैसे ही होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। और म्यू आर का जो मान है वो कितना होता है, वो होता है μ/μ0। यानी कि यहाँ से अगर मैं किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता ज्ञात करूँ तो वो कितना आएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता इतनू इंटू कितना हो जाएगा, निर्वात की चुंबकशीलता के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होती है। सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति यानी कि माध्यम की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें धारावाही वर्ताकार कुंडली के लिए, तो अब हम बात करते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए। उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमसे पूछा जाता है तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो, जो कुंडली है वो कुछ इस प्रकार होगी। और यहाँ पे कैपिटल आर त्रिज्या का कुंडली है, और इससे जो ये अक्ष है यहाँ पर किसी बिंदु पर इसका क्या रहेगा, मान रहेगा। तो देखिए इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक अल्फांश मान लेंगे, एक अल्फांश यहाँ मान लेंगे। इस अल्फांश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जो कि देखिए इस ये अगर तल का ये लंबवत है तो ये बाहर की ओर होगी तल के। ठीक है। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो धारा का मान देखो, मान लो कि यहाँ से लेकिन यहाँ तक है, तो इसके लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। और थीटा का जो मान है वो इस तल से यहाँ पे इतना हमें मिल जाएगा। तो ऊपर वाले जो दोनों घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और लंबवत जो घटक हैं जो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान इनका ज्ञात करते हैं तो हमें जो मान है वो भी याद रखना है और पूरा जो डेरिवेशन है वो भी कैलकुलेट करना होगा। तो बी का जो मान आता है वो आता है μ0I इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स है यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इतनी दूरी पर इसका मान आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। पहली स्थिति है कौन सी, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, है ना। पहली है उसके केंद्र पर मान कितना होगा, तो केंद्र पर हमें पता है एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, और केंद्र का मान यहाँ कितना हो जाएगा, बी बराबर μ0NI अपॉन क्या हो जाएगा, 2R। देखिए ये n जो है वो इनके लूप की संख्या है। यहाँ पे तो एक सिंगल कुंडली है तो यहाँ पे सिर्फ I हो जाएगा। सिंगल के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, μ0I अपॉन 2R। और यदि मान लो कि एक कुंडली ना होकर खूब सारे यहाँ पे फेरे लपेटे हो, तब उसका मान आ जाएगा, हमें n से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इस फॉर्मूले से देखा जाए तो केंद्र पर जो मान है वो हमें अधिकतम मिलता है, क्योंकि x का मान 0 हो जाएगा तब, और नीचे की अगर संख्या बढ़ती रहती है तो मान कम होना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिलना चाहिए कि केंद्र पर तो मान अधिकतम और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार दोनों साइड में, यहाँ पे भी तो हम दूरी देखेंगे तो दूरी वापस क्या होती है, बढ़ती रहेगी, और यहाँ पे भी दोनों दिशाओं में मान अधिकतम रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन ग्राफ ऐसा हमें मिलता नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम एक्स का मान जब बहुत बड़ा कर देते हैं, आर से बड़ा, तो हम आर को क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेंगे। तो बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, μ0NI आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये 2x की घात 3 के। ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें जो दो मान है वो मिलते हैं x बराबर ±r/3
2 पर, और इन्हें हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु, नति यानी ग्राफ का शेप चेंज हो जाता है। ग्राफ हमने सोचा था कि कुछ इस प्रकार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्राफ का जो शेप है वो इस प्रकार रहेगा और फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो बिंदु है ये कहलाते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट नियम है एम्पियर का नियम। नेक्स्ट है एम्पियर का नियम। जिस प्रकार हमने गाउस का नियम पढ़ा था ये ठीक वैसी है एम्पियर का नियम है। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुणा होता है। यानी कि अगर हमें किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत धाराएं हैं, उसमें कुछ अलग अलग धाराएं बह रही है, तो उनमें से जो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है उसका रेखीय समाकलन करेंगे पूरे वक्र के लिए। ठीक है, पूरे वक्र के लिए, और इसका मान किसके बराबर होगा, म्यू नोट इंटू समेशन आई, उसके उस लूप में से प्रवाहित होने वाले सभी धाराओं के योग के बराबर ये होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों की, भाई जो एम्पियर का नियम है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है इसके अनंत लंबाई के तार के कारण। अनंत लंबाई तार के कारण इससे r दूरी पर उपस्थित बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें एम्पियर का नियम लगाकर हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। हमने डायग्राम बना लिया है, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, b इज इक्वल टू होती है म्यू नोट आई अपॉन 2πr। b का जो मान है वो दूरी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो b व्युत्क्रमानुपाती होगा r के, तथा यह समानुपाती होगा किसके, धारा के। तो अगर मैं b में तथा i में ग्राफ बनाऊंगा तो i का मान बढ़ेगा, तो वैसे वैसे b का मान भी बढ़ता रहेगा। और अगर मैं b तथा r में ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड अनुप्रयोग है वो है, ये तो जो था तार पतला तार था, अब अगर हम बात करें किसी भी लंबे बेलनाकार तार की, तो लंबे बेलनाकार अगर एक कुछ मोटाई का तार हो बेलनाकार तार के लिए, तो देखिए उसके अंदर जो है स्थितियाँ वो दो बनेगी। तार अगर मान लो कि ये तार है, इस तार में एक लूप तो बाहर बन सकता है और एक लूप इसकी सतह से अंदर, और एक इस सतह से भी अंदर लूप बन जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे इनके मान याद करें तो पहले जो स्थिति है वो बाहर के लिए है। बाहर के लिए इसके अंदर प्रवाहित कुल धारा है जो आई, उसी का मान यूज होगा, यानी बाहर के लिए b बराबर क्या रहेगा, म्यू नोट आई अपॉन 2πr ही रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें इसकी पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर जो दूरी है, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। पृष्ठ पर जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2π, ये जो दूरी है बाहर की ये कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तीसरा हम बात करेंगे अंदर के लिए, तो अंदर के लिए देखिए यहाँ पे अगर कुछ लूप बनाऊँ तो इसके अंदर पूरी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और हमें एम्पियर के नियम के अनुसार लूप के अंदर की ही धारा लेनी है। तो हमें यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। धारा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, धारा घनत्व से ज्ञात करेंगे, क्योंकि धारा घनत्व हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो अगर पूरे तार के लिए मैं बात करूँ तो आई अपॉन कितना हो जाएगा, πr², और बराबर होना चाहिए अंदर के लिए उसका मान आएगा πr², और यहाँ से आई डैश का जो मान है वो हो जाएगा i इंटू r² अपॉन कैपिटल R²। ये इसका मान हो जाएगा। इसका मान अगर हम पुट करते हैं तो अंदर के लिए जो मान है वो हो जाएगा b बराबर म्यू नोट आई इंटू r अपॉन कितना हो जाएगा, 2πr कैपिटल R²। यानी कि अंदर पर ये दूरी के समानुपाती हो जाता है। तो इसका जो टोटल ग्राफ है वो अगर बनाए तो वो दूरी जब तक अंदर है तब तक तो क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, और r जैसे ही त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तब अधिकतम हो जाएगा, फिर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार हमें ग्राफ इसका मिल जाता है 0 से लेकर r तक, और फिर r से ज़्यादा के लिए, और ये हो गया r से लेस देन के लिए। किसका मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है दूरी के पदों में। नेक्स्ट है सोलेनोइड परिनालिका।
अब परिनालिका है क्या? बेसिकली परिनालिका एक ऐसी संरचना है जो कि हमें एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र को देता है। काफ़ी सारे तार को हम क्या करते हैं, इस प्रकार लपेट देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक एक कुंडली के कारण क्या होगा, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और हमें अंदर के मान पर क्या मिल जाएगा, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब कि इसके जो अक्ष है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना हमें देखने को मिलता है, तो इसके अक्ष पर मान होता है B = μ0 Ni। अब ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या। कि भाई ये इतने ज़्यादा लूप्स होते हैं कि हम इनके अलग अलग लूप को गिन नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एल लंबाई का छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उस टुकड़े के अंदर कितने फेरे आ गए उनको हम क्या कहते हैं, फेरों की संख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम n के पदों में लिखना चाहें तो b बराबर कितना हो जाएगा, μ0N/L × I हो जाएगा। ये उसकी अनंत लंबाई, यानी ये काफ़ी सारी लंबी है तो उसके लिए। अगर ये बहुत सारी लंबी हो जाएगी तो बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है आउटसाइड, उसे हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें कि अगला जो टॉपिक है वो है कि दो धारावाही तारों के बीच में लगने वाला बल। देखिए दो तार है हमारे पास, इन तारों में धारा प्रवाहित हो सकती है, या तो दोनों में समान प्रकार से हो सकती है या फिर एक में ऊपर या नीचे, यानी दोनों में क्या हो जाए, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 है, दोनों की लंबाई जो है वो L है। तो यहाँ से जो हमें बल मिलता है वो F का मान कितना आएगा, F बराबर आ जाएगा μ0 L I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू डी, यदि इनके बीच में डी सेपरेशन हो। इतना मान हमें मिल जाता है। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे लंबाई का टर्म नहीं रखते हैं तो प्रति एकांक लंबाई पर हमें इसका मान ज्ञात करना होता है, जो कि कितना हो जाएगा, μ0 I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि यदि इनमें दिशा समान हो रही है तो समान दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि विपरीत धारा है तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो यहाँ पे अंदर की ओर बनेगा, और अंदर की तरफ उंगली रखते हुए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बल इस तरफ लगेगा। अब इस तार के कारण भी यहाँ पे क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो कि बाहर की ओर बनेगा। बाहर की ओर उंगली रखते हुए इस तरफ अंगूठा रखते हैं तो बल कहाँ लगता है, अंदर की ओर लगता है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F12 की 1 पर लगाया गया 2 के कारण और F21 दोनों का परिमाण क्या रहता है, बराबर रहता है। और दिशा की जब मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। किस नियम को मानता है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ की भांति ये कार्य करता है। यहीं से हमें क्या मिलती है, एम्पियर की परिभाषा मिलती है। एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा, या फिर इसे हम कहते हैं एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। और ये परिभाषा क्या कहती है कि यदि दो एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही चालक एकांक दूरी पर हो तथा दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी कि अगर हम बल का मान लिखें तो μ0 I1 I2 × L अपॉन 2 पाई इंटू डी। ठीक है, यदि मैं यहाँ से F इसका मान 1 रख देता हूँ, इसका मान भी 1 रख देता हूँ, तो μ0 का मान हमें पता है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपन कितना आ गया, 2 पाई, यहाँ से कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷। इतना बल आता है जब इन सभी का मान क्या हो, 1 हो, यानी कि 1 एम्पियर की परिभाषा हमें यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर एक कोई भी लूप रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार
लूप। यह ठीक वैसी ही घटना है जैसे विद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव रख दिया हो। अब देखिए, सपोज कीजिए कि मान लो कि एक क्रॉस में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने लूप इस प्रकार बना दिया है। तो क्या होगा, देखिए कि अगर इस लूप में अगर मैं धारा प्रवाहित करूँ जो कि मान लो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इस दिशा पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अगर हम फिंगर की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखते हैं, अंगूठा रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ बल लगेगा जो कि, और यहाँ पे क्या लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। और इसमें देखिए, यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इसमें भी बाहर की ओर बल लगेगा और इसमें भी बाहर की ओर बल लगेगा। कुल बल जो है वो दोनों चारों दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में है। यानी कि कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आयताकार लूप पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दें, ऐसे घुमा के छोड़ेंगे, तो इस पर क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण लग जाता है। ठीक है। और इस बल आघूर्ण का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो जो टाउ है वो कितना आ जाएगा, बल आघूर्ण का मान हमें मिल जाता है NIAB इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। n का मान क्या है, n है यहाँ पे लूप की संख्या। अगर 1 है तो कोई बात नहीं, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, IAB साइन थीटा हो जाएगा। I यहाँ पे इसमें प्रवाहित धारा है, A इसका एरिया है और B यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और जुड़ता है जिसे आप अलग से ध्यान रखिए, नोट। कोई भी बंद लूप, बंद धारावाही लूप सदैव चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यानी कि ये क्या होगा, अब एक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। जिस प्रकार हम विद्युत द्विध्रुव कहते थे कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, A उनके बीच की दूरी और Q आवेश था, ठीक वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से दर्शाते हैं। और यहाँ पर आवेश की जगह क्या आती है, धारा, और दूरी की जगह क्या आता है, इसका एरिया। तो M बराबर क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, M इंटू B साइन थीटा हो जाएगा। सदिश रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सदिश रूप में इसका मान हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B हो जाएगा। टाउ का मान कितना हो जाएगा, M क्रॉस B हो जाएगा। अब ये जो नोट है इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने एक वर्ताकार लूप लिया था, उस लूप के कारण कुछ x दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। तो B का जो मान आया था वो कितना था, म्यू नोट I इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब मैं क्या करता हूँ कि इस x का मान, यानी यहाँ से बहुत दूर जाते हैं तभी तो ये एक छोटा रूप में रहेगा और हमें इसका एक चुंबकीय रूप की तरह समझना है। यानी x का मान अगर बहुत ज़्यादा हो जाए r से तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य, और b का मान क्या हो जाएगा, म्यू नोट I आर स्क्वायर अपॉन 2r सॉरी एक्स क्यूब, r तो क्या हो गया नेगलेक्ट, 2x क्यूब यहाँ से बच जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ याद कीजिए कि जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के लिए हमने द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, वो कितना आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन कितना आया था, r क्यूब, r दूरी के लिए, है ना, यही मान हमें मिला था। r दूरी के लिए हमें इतना मान मिल गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ से कि इसमें और इसमें अगर हम तुलना करें तो तुलना के लिए देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कितना है, म्यू नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो मैं इसमें ऊपर और नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो b का मान कितना हो गया, म्यू नॉट I, और पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पाई आर स्क्वायर अपन कितना हो गया, 2 पाई, और ये हो गया x की घात 3। ये r भी दूरी थी, ये x भी दूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट था k, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या हो गया, k कॉन्स्टेंट। ठीक है। 2 की जगह यहाँ पे
यानी कि देखिए 2 की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या हो गया 4 पाई। तो μ/4 पाई किसके बराबर बन गया, के। अब देखिए जो आई है वो कितना बच गया, के आई इंटू 2 पाई r²। पाई r² इसका क्या हो गया, एरिया। तो के इंटू आई इंटू एरिया और 2 बाहर रख दिया, अपॉन क्या हो गया x⁻3। कंपेयर करेंगे r⁻3 का x⁻3 के साथ हो गया, 2 का 2 मिल गया, के से के मिल गया। p का जो मान है वो अब किसके बराबर होगा, i इंटू ए। यानी कि p की जगह जैसे कि विद्युत द्विध्रुवागुण था वैसे ही क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुवागुण किसके बराबर हो जाएगा, i इंटू ए के लिए। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी बंद धारावाही जो लूप है वो हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा मापी की। धारा मापी की, तो धारा मापी देखिए 2 प्रकार की होती है। पहली है चल कुंडली और दूसरी है चल चुंबक। जिसमें हम चल कुंडली पढ़ते हैं, चल कुंडली भी 2 प्रकार की होती है। पहली है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरी है किलकित कुंडली धारा मापी। जिसमें हम पढ़ते हैं कौन सी, निलंबित कुंडली धारा मापी। धारा मापी क्या होती है, जो कि धारा का क्या कर दे, मापन कर दे। इसमें क्या होता है कि 2 चुंबक होते हैं, चुंबक के बीच में हम क्या करते हैं, एक आयताकार लूप रखते हैं। उस लूप के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कुंडली यानी एक सुई सी बांध के रखते हैं, जो कि हमें विक्षेप दर्शाती है। अब जैसे ही धारा बहेगी लूप में, तो लूप में धारा बहने से उसमें बल आघूर्ण आएगा, बल आघूर्ण आने से जो लूप है वो घूमेगा, लूप के घूमने से सुई भी घूमती है और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इसका विक्षेप मिल जाता है। और इसके ऊपर जो बल आघूर्ण लगता है वो टाउ लगता है कितना, NIAB लूप के ऊपर, ठीक है। और लूप के ऊपर लगने से जो सुई है वो घूमती है, तो उसमें एंटन आता है और उस एंटन का मान क्या होता है, टाउ डैश इज इक्वल टू होता है C∅। यानी कितना उसमें घुमा रहा होगा वो, तब जाके हमें इसका मान मिलता है। और साम्यावस्था की स्थिति तब आएगी जब ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/NAB इंटू कितना हो जाएगा, फाई। अब यहाँ से कुछ परिभाषाएं बनती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है परिभाषा वो है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता का मतलब है कि कितनी धारा के मान पे उसमें कितना विक्षेप आता है, उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट। तो SI बराबर हो गया 5/I, और इसका अगर हम मान रखते हैं तो ये हो गया NAB/C, है ना। और इसे हम दर्शाते हैं 1/K से भी, जहाँ पे K क्या था, K था इसका धारामापी का परिवर्तन गुणांक। K यहाँ पे क्या है, धारामापी परिवर्तन गुणांक। तो यहाँ से हमें किसका मान मिल गया, धारा सुग्राहिता का मान मिल जाता है। धारा सुग्राहिता के साथ साथ ही हमें मिलता है वोल्टता सुग्राहिता, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, उसका मान होगा 5/V, यानी कि NAB क्या हो जाएगा, C/R। धारा में जब हम प्रतिरोध का भाग दे देंगे तब हमें क्या मिलता है, वोल्टेज, यानी कि SI/R से हमें इसका मान मिल जाता है। R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, जो लूप है उस कुंडली का, ये हमें प्रतिरोध मिल जाता है। अब देखिए धारामापी जो है, धारामापी को हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में बदल सकते हैं। तो जो धारामापी है वो बदली जा सकती है एमीटर में, एमीटर धारा का मापन करता है, और दूसरा बदल देते हैं हम वोल्टमीटर में, जो कि वोल्टेज को मापता है और ये मापता है धारा को। अब इसका जो परिवर्तन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जब हम बात करेंगे कि धारा को एमीटर में बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक प्रतिरोध का, जिसे हम कहते हैं शंट प्रतिरोध। और इस शंट प्रतिरोध का मान अति अल्प होता है। इस शंट प्रतिरोध को हम लगाते कहाँ है,
इस शंट प्रतिरोध को हम लगाते हैं धारामापी, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, के समांतर क्रम में हम इसको संयोजित करते हैं शंट प्रतिरोध। और जो शंट प्रतिरोध के कारण हमें संबंध मिलता है, आई जो गैल्वेनोमीटर की धारा है वो हमें मिल जाएगी I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G अपॉन एस। एस यहाँ पे किसका मान है? शंट प्रतिरोध का मान है। और सेकंड अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम एक उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे जो कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में लगता है। और वोल्ट मीटर खुद समांतर क्रम में लगता है, एमीटर खुद श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर को बदलने के लिए धारामापी के समांतर में शंट प्रतिरोध लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसका मान ज्ञात करें, आर एच का मान, वो हो जाएगा V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G। ठीक है। और लगभग देखा जाए तो जो आर वोल्टेज का प्रतिरोध है वो लगभग किसके बराबर होगा? आर एच के बराबर हो जाएगा। यानी इसका प्रतिरोध क्या रहता है? हाई रहता है, उच्च रहता है। तो फोर्थ चैप्टर में जो है वो इतने सारे कंसेप्ट है जो कि हमने एकदम बारीकी से उनको, लगभग बारीकी से हमने उनका अध्ययन कर लिया है।